हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो लास्ट क्लास में हमने किया था कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को कॉन्कर कर लिया था। नाउ वी हैव टू रीड पेनिट्रेशन इनटू द गैंगेटिक वैली। दिस इज द 4th चैप्टर ऑफ एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया बाय J.L. मेहता फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल एंड अदर रिलेटेड स्टडीज। ओके। Flushed with victory at Delhi, Qutbuddin Aibak led his army into the Doab and conquered Meerut. मीरत एक्चुअली मेरठ को कह रहे हैं, विच बिलोंग टू द गहादवलास ऑफ कन्नौज। तो फिर इसके बाद दिल्ली एक बार कॉन्कर हो गया। फिर ये जो है इंडिया के हार्टलैंड की तरफ बढ़े। दोआब को क्रॉस करते हुए, दोआब गंगा यमुना दोआब को क्रॉस करते हुए इन्होंने मेरठ को कैप्चर किया जो कि कन्नौज के अंदर था। उसके बाद ही लेड अ सीज टू बरन। बरन जो है वो क्या है, बुलंद शहर है। But the besieged Hindu garrison offered stubborn resistance and compelled the Turks to raise the siege. इन्होंने बरन को सीज करने की तो कोशिश की, बट हिंदू गैरिसन जो थे उन्होंने स्टबर्न रेजिस्टेंस दिया और ये बिल्कुल सीज नहीं कर पाए। इनको सीज उठाना पड़ा। अबाउट दिस टाइम ऐबक वॉज रिकॉल्ड टू गजनी by his master Muhammad Ghori, who had already given his daughter in marriage to the former. और इस समय ऐबक को वापस मोहम्मद घोरी ने बुला लिया गजनी में और अपनी बेटी का मैरिज जो है ऐबक को मैरिज प्रपोजल दे दिया। ऐबक स्टेड इन गजनी फॉर अबाउट 6 months एंड देन रिटर्न टू दिल्ली इन अर्ली 1194 आफ्टर रिसीविंग स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मोहम्मद घोरी रिगार्डिंग देयर फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन। तो ऐबक जो है वो 6 महीने के लिए घोरी में रहे और फिर उसके बाद गजनी में रहे और फिर उसके बाद वापस दिल्ली आ गए 1194 में। गजनी मोहम्मद घोरी से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ले करके कि आगे का उनका प्लान क्या होना है इंडिया में एम्पायर सेटअप करने के लिए। ही लॉन्च्ड अ मैसिव कैंपेन ऑफ कॉन्क्वेस्ट इन द दोआब। बरन एंड कोयल, बरन हो गया बुलंदशहर एंड कोयल हो गया अलीगढ़, वेयर कॉन्कर्ड बाय हिम। तो 1194 में इन्होंने बरन एंड कोयल को कॉन्कर कर लिया बिफोर द अराइवल ऑफ मोहम्मद घुरी एज वेल विद अ वेल इक्विप्ड फोर्स ऑफ 50,000 हॉर्समैन। उसके बाद फिर मोहम्मद घुरी भी आए 50,000 हॉर्समैन के साथ। ऐबक्स कंटिजेंट मेड अ जंक्शन विथ हिम एंड कंबाइंड आर्मीज मार्च टू वाराणसी। और फिर मोहम्मद घुरी की आर्मी और ऐबक की आर्मी जो है ज्वाइन हो गई और दोनों मिल करके बनारस की तरफ गई। जयचंद जो पृथ्वीराज के फादर इन लॉ भी थे, वो जो है उन्होंने जो है इंटरसेप्टेड देम एट अ प्लेस कॉल्ड चंदावर। तो वो चंदावर में वहाँ पर मिले जयचंद से मोहम्मद घोरी और ऐबक की आर्मी ऑन द यमुना बिटवीन इटावा एंड कन्नौज। इटावा और कन्नौज के बीच में चंदावर था। ब्लडी बैटल ensued in which the Rajputs had an upper hand all through the day. और पूरे दिन में राजपूत ही जीत रहे थे। जयचंद seated on a mighty elephant led the attack. Toward the evening a chance arrow struck him in the eye and he collapsed. और इवनिंग के समय में बाई चांस ना उनके जयचंद की आंखों में एक तीर घुस गया जिस वजह से वो कोलैप्स कर गए। This was a signal for the Rajput to disperse and thus converting their possible victory into a decisive defeat. और इससे क्या हो गया, जीतते हुए भी राजपूत हार गए एंड में और उनको जो है डिस्पर्स करने की ज़रूरत पड़ गई। लार्ज नंबर ऑफ राजपूत हु हैड फ्लेड द बैटल फील्ड टुक शेल्टर इन द फोर्ट ऑफ कन्नौज। बहुत सारे राजपूत ने जो है कन्नौज के किले में शेल्टर लिया। हरिश्चंद द सन ऑफ जयचंद डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द राजा ऑफ कन्नौज एंड मेड अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट फॉर द डिफेंस ऑफ द कैपिटल। विद द डेथ ऑफ जयचंद द बैकबोन ऑफ द गहदलवा रेजिस्टेंस हैड बीन ब्रोकन बट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द टर्क्स टू ले देयर हैंड्स ऑन द होल ऑफ द गैंगेटिक वैली। तो जयचंद के मर जाने के बाद जो है उनके बेटे हरिश्चंद्र ने जो है कन्नौज को अपने हाथ में लिया और खुद को राजा डिक्लेयर किया। जयचंद के मरने के बाद गहदलवा रेजिस्टेंस बर्बाद हो चुका था। वो टर्क्स को एकदम टफ रेजिस्टेंस नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी गैंगेटिक वैली वो कैप्चर नहीं कर पाए। द टर्क्स टू ले देयर हैंड्स ऑन द होल ऑफ द गैंगेटिक वैली। मोहम्मद घोरी देयरफॉर डिड नॉट कन्फ्रंट द राजपूत एट कन्नौज। इसलिए मोहम्मद घोरी जो है वो कन्नौज के राजपूत से लड़े नहीं। टर्किश आर्मी हेस्टेन टुवर्ड्स वाराणसी। टर्किश आर्मी जो है वो वाराणसी की तरफ गई जहाँ पर
imperial treasury थी गहदलवास की, all the habitats en route being put to plunder, और फिर वहाँ पर उन्होंने लूटपाट मचाया. वाराणसी एंड असनी वेर pillaged and military post set up there. वाराणसी और असनी को हरा दिया गया और वहाँ पर जो है मिलिट्री पोस्ट मोहम्मद घोरी ने, जैसा वो किया करते थे, कहीं भी जीतते थे तो वहाँ पर मिलिट्री कैंप अपना सेट कर लेते थे, वो किया गया. मोहम्मद घोरी लेफ्ट फॉर गजनी आफ्टर देर आफ्टर विथ 1400 कैमल्स लेडन विथ बूटी, और 1400 ऊँटों पर जो भी इंडिया से लूट हुआ उसको लाद करके ये गजनी की तरफ गए. प्राइमरली इस लूट में सोने और चांदी थे. ऐबक वॉज लेफ्ट बिहाइंड विद द इंस्ट्रक्शंस टू ऐड टू हिज टेरिटोरियल पोजेशंस स्लोली एंड स्टीडली. ऐबक को गजनी मोहम्मद घोरी ने कहा कि धीरे धीरे अपना टेरिटोरियल पोजेशंस इंडिया में बढ़ाना. नाउ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. अब हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक की कॉन्क्वेस्ट पढ़ेंगे, इंडिया में क्या क्या थी, कैसे थी ये. सो जस्ट अ सेकेंड. ओके. Qutbuddin Aibak faced numerous revolts and other difficulties in maintaining his hold over the newly acquired territories in the Gangetic Valley. He not only suppressed these revolts with an iron hand but also expanded the boundaries of his dominance. The credit of conquest of Ajmer, Kannauj and Kalinjar from 1195 to 1203 goes to him. कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उन्होंने न्यूमरस रिवोल्ट्स फेस किया और बाकी डिफ़िकल्टीज़ भी फेस किया अपने नए टेरिटरी को, गैंगेटिक वैली में जो एक्वायर हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए. उन्होंने जो है सारे रिवोल्ट को सप्रेस किया बड़े स्ट्रांगली और फिर अपने बाउंड्रीज़ को भी बढ़ाया और अपने डोमिनेंस में अजमेर, कन्नौज, कालिंजर को ऐड किया 1195 से लेकर 1203 में. डोर राजपूत ऑफ कोयल, अलीगढ़ में भी राजपूत रूल किया करते थे, डोर राजपूत नाम था. उन्होंने रिवोल्ट किया बट उनको ईजिली सप्रेस कर दिया गया. बंगाल एंड इट्स एडजॉइनिंग टेरिटरीज वेयर लॉस्ट. बंगाल जो है वो वापस से कन्नौज को मिल गया था. हरि राय चौहान acquired control of Ajmer from the nephew Govind Raj and re-established himself as an independent ruler. हरिराज चौहान जो है अपने ही नेफ्यू गोविंद राज से उन्होंने जो है अजमेर ले लिया वापस और वहाँ पर खुद को एक इंडिपेंडेंट रूलर बना लिया. He sent an army to liberate Delhi. Aibak intercepted it near Ajmer itself and compelled it to retreat to the fort, which was promptly besieged by the Turks. तो क्या हो गया, इन्होंने जो है एक आर्मी भेजा दिल्ली को भी वापस से आज़ाद करवाने के लिए, लेकिन ऐबक ने इस आर्मी को जो है वो रेजिस्टेंस दे दिया. द राजपूत डेस्पेरेटरीज ऑफर्ड अ डॉज्ड रेजिस्टेंस एंड पेरिश टू अ मैन इन अ स्ट्रगल. देयर चीफ Hari Rai performed Johar and ended his life instead of falling into the hands of Turks. और फिर उसके बाद जो है इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई हरी राय और ऐबक के बीच में. और जब हरी राय को ये दिखा कि राजपूत हार रहे हैं, टफ रेजिस्टेंस तो दिया लेकिन फिर जब ये हारने लगे तो हरी राय ने जो है वो जौहर परफॉर्म कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि टर्क्स के हाथों में जाने से बेटर है कि मैं जौहर कर लूँ. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अजमेर वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. अजमेर को कॉन्कर कर लेना कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए एक बहुत बड़ी बात थी. उन्होंने टर्किश गवर्नर को जो है अपॉइंट किया वहाँ पर और एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स जो है अजमेर में भी सेटअप किया. मोहम्मद घोरी जो है ब्रॉट अ फ्रेश आर्मी फ्रॉम गजनी इन 1195-96 टू रीइंफोर्स हिज इंडियन गैरिसन्स. इट वॉज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. बयान was conquered and put under the charge of Turkish noble. Gwalior was besieged but its Rajput chief Sulakshan Paul held out and ultimately got rid of the Turks by the offer of a nominal submission. The Turkish governor of Bayan, however, continued to exert pressure upon Gwalior, which was conquered by him between 1197 to 1200. तो मोहम्मद घोरी जो है उन्होंने वो एक फ्रेश आर्मी लेकर के आए 1195-96 में ताकि इंडिया में अपना होल्ड बढ़ा सके और कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर उस आर्मी को प्लेस कर दिया गया. कुतुबुद्दीन ऐबक ने बयान को कॉन्कर कर लिया, टर्किश नोबल के चार्ज में डाल दिया. ग्वालियर को भी बिसीज किया गया लेकिन उसके जो राजपूत चीफ थे सुलक्षण पॉल, वो जो है वो वहाँ से निकलने में पहले तो रेडी हुए और फिर बाद में उन्होंने जो है वो नॉमिनल सबमिशन कर दिया मोहम्मद घोरी को कि आप हमारे सुप्रीम हो गए. टर्किश गवर्नर जो बयान में थे उन्होंने लेकिन फिर भी ग्वालियर के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की और बाद में जो है उन्होंने 1197 से 1200 के बीच में कैप्चर कर लिया. द चौहान inhabitants of Ajmer region did not reconcile themselves to the lords of Ajmer, once their imperial seat of governance.
they made yet another effort to liberate it with the help of Med Rajput of Malwa and Chalukya volunteers from Anhilwada. They defeated the Turkish garrison of Ajmer. When Aibak rushed to its support, he was also defeated and obliged to seek shelter within the fort. The chance arrival of a fresh contingent from Ghazni, however, compelled the Rajput to raise the siege. तो चौहान इनहैबिटेंट्स, तो जो अजमेर में रहने वाले थे चौहान्स, उनको एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनसे अजमेर खो गया। तो उन्होंने जो है फिर से कंबाइंड हेल्प ऑफ मेड राजपूत ऑफ मालवा एंड चालुक्या वॉलंटियर्स फ्रॉम अनिलवाड़ा के कंबाइंड हेल्प के साथ चौहान्स ने जो है वापस से अजमेर पर अटैक किया, जहाँ पर टर्किश जो है वो उन्होंने पूरा फोर्ट वोट घेरा हुआ था पहले से, और चौहान्स ने अटैक किया और हरा दिया टर्किश जो घेरा उन्होंने डाला हुआ था उनको हराया। जब ऐबक रश किए कि वो जो है वो अजमेर को बचाएंगे वापस से चौहान के रूल से, तो फिर वो क्या हो गया, इस रश में ऐबक को भी हरा दिया गया और ऐसा सिचुएशन हो गया था कि ऐबक को जो है अजमेर के किले के अंदर छुपना पड़ा या फिर शेल्टर लेना पड़ा। और लेकिन क्या बात था कि हमें पता था, मतलब इंडियन रूलर्स को पता था कि गजनी से जो है फ्रेश सपोर्ट आ सकता है कभी भी, इसीलिए जो है राजपूत रूलर्स जो है उन्होंने अपने सीज को उठा लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक रिटेलिएटेड बाय इन्वेडिंग अनिलवाड़ा। अब क्योंकि उधर मतलब ये जो अजमेर एपिसोड हुआ, इससे कुतुबुद्दीन जो है उन्होंने बदला लेने के लिए, क्योंकि अनिलवाड़ा का सपोर्ट मिला था अजमेर को, तो उन्होंने जो है अनिलवाड़ा पे 15,000 राजपूत के अनिलवाड़ा में लड़ाई हुई और 15,000 राजपूत मारे गए और 20,000 लोग जो हैं वो प्रिजनर बना करके एनस्लेव करवा दिए गए। अनिलवाड़ा वॉज सैक्ड थ्रू द टर्क्स वेयर turned out of the Gujarat soon afterwards by the चालुक्य। अनिलवाड़ा जो है वो एकदम मतलब गड़बड़ हो चुका था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन जो है टर्क्स जो है वो जल्दी ही गुजरात से निकल गए। अनडेटर्ड कुतुबुद्दीन कैरीड फायर एंड स्वॉर्ड इनटू द हार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। और कुतुबुद्दीन जो है क्योंकि उनका मिशन था एक्सपेंशन, इंपीरियल एक्सपेंशन, तो वो अब सेंट्रल इंडिया की तरफ उन्होंने फोकस किया। चौहान्स वेयर कंपेल्ड टू सरेंडर ऑल द इम्पॉर्टेंट फुटहोल्ड्स। और चौहान ने भले ही अजमेर पर थोड़ा बहुत कैप्चर किया था, बट फ्रेश फोर्सेस आने के बाद उनको जो है अजमेर के नेबरहुड में जो भी इम्पॉर्टेंट फुटहोल्ड्स थी वो वापस से देना पड़ा। In despair, they migrated farther south and set up new states of Kota, Bundi and Sirohi। और अजमेर के जो चौहान्स थे ये इस चीज़ से ये काफ़ी दुखी हो गए चौहान्स कि उनको जो है सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस जो है टर्क्स को वापस देना पड़ा। इस वजह से वो जो है वो साउथ की तरफ चले गए, कोटा, बुंदी और सिरोही में अपना राज्य बनाया उन्होंने। Aibak conquered Badaun from a Rashtrakoot prince and appointed Iltutmish, one of his slave officers, to be its first Muslim governor. In 1198-99, he turned out the Gadhawalas from Kannauj and reconquered Banaras. Okay. तो यहाँ पर क्या हुआ, ऐबक ने जो है बदाऊं को कॉन्कर कर लिया 1197-98 में एक राष्ट्रकूट प्रिंस से, और अपने ही गुलाम इल्तुतमिश को जो है वो बदाऊं में मुस्लिम गवर्नर बना दिया। इल्तुतमिश बदाऊं के पहले मुस्लिम गवर्नर थे। 1198-99 में गदावलास जो है उन्होंने वो कन्नौज पर रूल किया कर रहे थे, तो उनसे भी जो है ऐबक ने बनारस को रिकॉन्कर कर लिया। 1202-3 में ऐबक ने बुंदेलखंड को इन्वेड किया। चंदेल रूलर परमर्दी देवा जो है वॉज बिसीज्ड इन कालिंजर फॉर मेनी मंथ्स। और चंदेल रूलर जो है परमर्दी देव वो जो है कालिंजर के फोर्ट के अंदर बहुत महीनों तक वो बंद रहे। Out of despair, he prepared to submit to the Turk, but his prime minister Ajay Deva put him to death out of indignation and assumed leadership of Chandel freedom fighters। तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने होप खो दिया परमर्दी देवा ने, और उन्होंने सोचा कि वो टर्क्स को सबमिट कर देंगे। इससे उनके प्राइम मिनिस्टर अजय देवा को, परमर्दी देवा की ये प्राइम मिनिस्टर है, इनको बहुत गुस्सा आया कि ये इतना इनडिग्निफाइड काम क्यों कर रहे हैं, ये हार क्यों मान रहे हैं दुश्मनों के सामने। तो उन्होंने जो है वो मार दिया परमर्दी देवा को, और फिर उन्होंने लीडरशिप अज्यूम किया यहाँ से चंडेलास के। और फिर उसके बाद
They continued the struggle against the besieged army for quite some time, but were ultimately constrained to evacuate the fort when its water supply was cut off by the enemy. They were permitted a safe passage by the Turks after their victorious entry into the Kalinjar. The Turkish army acquired control of Khajuraho and Mahoba as well. The defeat of Chandelas established the dominance of Turks in central India. तो क्या हो गया कि थोड़े समय तक तो इन्होंने स्ट्रगल कैरी किया, लेकिन फिर उसके बाद क्या हो गया, इनके पानी के सप्लाई को कट कर दिया बाहर से टर्क्स ने. तो अब फोर्ट के अंदर हैं, पानी नहीं मिल रही, धीरे धीरे रिसोर्सेज भी घट रहे होंगे. ऐसे सिचुएशंस में क्या हुआ कि इनकी आर्मी को निकलना पड़ा और इनकी आर्मी को सेफली टर्क्स ने जाने दिया, सेफ पैसेज परमिट कर दिया, किसी को मारा वारा नहीं. और फिर विक्टोरियस इमर्ज हुई टर्किश आर्मी और फिर उन्होंने जो है खजुराहो और महोबा पर भी ऐसे ही कैप्चर कर लिया और धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया जो है वो टर्क्स के अंदर आ गया. अब देखते हैं बिहार और बंगाल में क्या हो रहा था. इस वक्त टर्किश आर्मी जो है वो पेनिट्रेटेड इनटू बिहार एंड बंगाल थ्रू द एंटरप्राइजिंग एफर्ट ऑफ इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी. मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी के एफर्ट से टर्किश आर्मीज जो हैं वो बिहार और बंगाल भी घुस गई. मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी जो हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक के एक ऑफिसर हुआ करते थे. आफ्टर द फॉल ऑफ द किंगडम ऑफ कन्नौज, बख्तियार खलजी वॉज ग्रांटेड एन स्टेट इन द गैंगेटिक वैली अलॉन्ग द वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ बिहार, अ बुद्धिस्ट प्रोविंस. जब जो है कन्नौज का फॉल हो गया तो बख्तियार खलजी को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ बिहार में, जो कि एक बुद्धिस्ट प्रोमिनेंस हुआ करता था, वहाँ पर बुद्धिस्ट प्रोमिनेंस ज़्यादा थी, वहाँ पर उनको जो है एक पार्ट दिया रूल करने के लिए. ऑन हिज ओन इनिशिएटिव ही स्टार्टेड प्लंडरिंग रेड्स इनटू बिहार. बट इनको कहा नहीं गया था, इन्होंने बख्तियार खलजी ने खुद से ही बिहार में रेड्स करना चालू कर दिया और 4 से 5 साल के अंदर एक लार्ज पार्ट ऑफ बिहार को बख्तियार खलजी ने ऑक्यूपाई कर लिया. ही इंजॉयड फुल सपोर्ट फ्रॉम ऐबक इन दिस एंटरप्राइज. बट ऐसा नहीं है कि ऐबक ने मना किया था, उनको ऐबक से पूरा सपोर्ट मिला. ही सैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज इंक्लूडिंग दैट ऑफ नालंदा एंड पुट थाउजेंड ऑफ भिक्षुज टू स्वॉर्ड. मेनी ऑफ देम फ्लेड टू तिब्बत एंड नेपाल. यहाँ पर एक बहुत ही सैड सिचुएशन भी हुई थी. उन्होंने नालंदा और बाकी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था. बट साथ साथ एक बहुत ही सैड बात ये हुई थी कि नालंदा वॉज अ वेरी ह्यूज लाइब्रेरी. देयर वॉज अ वेरी ह्यूज लाइब्रेरी इन नालंदा. लाइब्रेरी थी नालंदा में, उसको इन्होंने जला दिया था. एंड बहुत सारे बुक्स तो ये भी क्लेम करते हैं कि 6 महीने तक मतलब लाइब्रेरी के मटीरियल्स जलते रहे थे, इतने सारे मटीरियल्स थे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट थी. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, बहुत सारे भिक्षुज को भी इन्होंने मार दिया और बहुत सारे भिक्षु जान बचा करके तिब्बत और नेपाल भाग गए. 1199 में बख्तियार खलजी लेड एन अटैक ऑन नाडिया, द कैपिटल ऑफ पाल रूलर लक्ष्मण सेन ऑफ बंगाल. तो इन्होंने जो है 1199 में नाडिया पर अटैक किया, जो कि जहाँ पर लक्ष्मण सेन रूल किया करते थे. और लक्ष्मण सेन जो है वो निकल गए बिना लड़े, वो भाग गए. बट ही एंड हिज सक्सेसर्स कंटिन्यूड टू रूल ओवर अ पार्ट ऑफ बंगाल लॉन्ग आफ्टरवर्ड. बट इसके बाद भी बंगाल के किसी पार्ट में लक्ष्मण सेन और उनके सक्सेसर्स रूल कर रहे थे. ही डाइड इन 1206. नादिया वॉज सैक्ड बाय द टर्क्स एंड फ्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, मालदा, दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद एंड बीरभूम वेयर ऑक्यूपाइड बाय देम. तो ये जो है टर्क्स ने इस टाइम तक 1206 तक जो है नादिया और फिर मालदा, दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, बीरभूम ये सब ऑक्यूपाई कर लिया था. बिकॉज ऑफ लोकल रेजिस्टेंस बख्तियार खलजी कुड नॉट रिटेन हिज होल्ड ओवर नादिया एंड मेड लखनौती और गौर एज हिज कैपिटल. बट इतना लोकल रेजिस्टेंस बख्तियार खलजी को फेस करना पड़ा कि उन्होंने नादिया को ऑक्यूपाई करने के बाद भी अपना कैपिटल नहीं बनाया. उनको लखनौती जाना पड़ा या फिर गौर, और वहाँ पर उन्होंने कैपिटल बनाया. हैविंग बिकम ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ द टर्किश आर्म, बख्तियार खलजी इन्वेडेड द ब्रह्मपुत्र वैली with 10,000 horsemen. The Assamese tribesmen surrounded them from all sides and destroyed the whole army. The Khalji chief returned to Lucknow with hardly 100 Turkish survivors. Terribly shaken by the grief, he fell ill and was done to death by the
by one of his men in 1206। तो यहाँ पर एक इंसिडेंट होता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए बख्तियार खलजी, क्योंकि ये हर जगह जीत रहे थे। तो ये असम की तरफ अब इन्होंने कूच किया। असम की तरफ जब इन्होंने कूच किया तो असमी ट्राइब्स ने जो है इनको बड़े गंदी तरीके से डिस्ट्रॉय किया। 10,000 लोगों के साथ ये गए थे और हार्डली 100 लोगों के साथ आ पाए। इतना बड़ा धक्का लगा बख्तियार खलजी को इस बात से कि वो जो है वो बीमार हो गए और फिर उनके किसी आदमी ने ही 1206 में उनको मार दिया। दिस वॉज हिज एंड, बख्तियार खलजी का एंड था ये। लास्ट डेज ऑफ मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी के एंड डेज कैसे रहे वो देखते हैं। घियासुद्दीन द एल्डर ब्रदर ऑफ मोहम्मद घोरी डाइड इन 1203 and later acquired an independent status as a ruler. He assumed the title of Muizuddin. The last 2 years of his reign was full of troubles and misfortunes. He suffered a humiliating defeat in 1205 at the hands of Shah of Khwarizm. Soon afterwards, he heard the news of revolt by Khokars in the central Punjab. Hard-pressed, Aibak appealed to Muhammad Ghori for help. The latter came to Punjab, crushed the revolt, and helped Aibak in restoring law and order. On his return journey to Ghazni, he was encamped by Dhamyak on the Indus, where a party of Khokar daredevils steadily entered his tent and put him to death on March 15, 1206. Okay. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मोहम्मद घोरी की एंड कैसे हुई उसके बारे में बताया गया है। घियासुद्दीन जो मोहम्मद घोरी के एल्डर ब्रदर थे वो 1203 में उनकी डेथ हो गई, तो मोहम्मद घोरी जो है अब इंडिपेंडेंट हो गए। वैसे उनके ब्रदर ने उनको हमेशा से इंडिपेंडेंट कह दिया था और कहा था आपको जैसे रूल करना है करो, लेकिन वो अपने भाई की बहुत इज्जत करते थे और उनके अंदर ही रह करके उन्होंने रूल किया जब तक उनके भाई घियासुद्दीन जिंदा रहे। उसके बाद जब मोहम्मद घोरी इंडिपेंडेंट रूलर हो गए तो उन्होंने मुइजुद्दीन का टाइटल लिया, लेकिन लास्ट के जो ईयर्स थे इनके वो बहुत ही ट्रबल और मिसफॉर्चून से भरे हुए थे। तो इन्होंने जो है इनको ह्यूमिलिएटिंग डिफीट मिली 1207 में शाह ऑफ ख्वारिज्म से, जो हमने पहले भी पढ़ा, वो सेंट्रल एशियन रूलर हुआ करते थे। उसके बाद जो है इंडिया में खोकर्स जो है सेंट्रल पंजाब में रिवोल्ट कर रहे थे, तो ऐबक ने जो है मोहम्मद घोरी से हेल्प मांगी। मोहम्मद घोरी जब हेल्प के लिए इंडिया आए तो क्या हो गया कि वो पंजाब आए और उन्होंने जो है रिवोल्ट को क्रश किया ऐबक के मदद से और रिस्टोर करने की कोशिश की लॉ एंड ऑर्डर को। और फिर वापस जब वो लौटने लगे तो उनको जो है खोकर्स के एक डेयर डेविल ग्रुप ने जिनको बहुत गुस्सा था उन पर, तो वो जो है वो उनके टेंट में घुसे और उन्होंने जो है मोहम्मद घोरी को 15 मार्च 1206 में मार दिया। अ कैरेक्टर एस्टिमेट। अब मोहम्मद घोरी के बारे में जो है एक कैरेक्टर एस्टिमेट है जो वी हैव टू डू एंड देन द चैप्टर विल एंड। ओके, I'm sorry for that. Muhammad Ghori was a man with a vision. He made a correct estimate of a decadent political structure of India and visualized the establishment of Turkish Empire here by all means. It was the mission of his life, and needless to say he fulfilled it by the virtue of his strong willpower and persistent effort. Instead of concentrating all the powers in his own hand, he diversified the military functions and resources among his capable officers and gave them freedom to chalk out their schemes of action. He extended wholehearted support to them in their enterprise and came to their rescue with the men and material in the time of need. He thus converted the scheme of establishment of Turkish rule in India into a corporate activity of all of his generals. He richly rewarded those who were laurels and reprimanded the incapable officers who were quickly replaced by more enterprising youthful upstarts. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मोहम्मद घोरी जो है उनके पास एक विजन था। उन्होंने करेक्टली एस्टिमेट किया कि इंडिया में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो बर्बाद हो रहा है, और उनकी एक एम थी, तमन्ना थी कि वो इंडिया में जो है एम्पायर बना पाए, और उन्होंने इंडिया में एम्पायर बनाया भी। और ये कहीं ना कहीं उनके स्ट्रॉन्ग विल पावर और परसिस्टेंट बार बार के एफर्ट से, ये फेल भी हुए तो इन्होंने दिल नहीं खोया और ये इन्होंने फिर से इंडिया में एफर्ट डाल करके इंडिया में एम्पायर तैयार कर लिया। इंडिया में एम्पायर बनाना सपना इनका था, बट इन्होंने अपने एबल जनरल्स को ये काम सौंप दिया, बांट दिया अपने एबल जनरल्स में, और जो अच्छा काम करते थे उनको ये हेल्प भी करते थे और आगे भी बढ़ाते थे। जो गड़बड़ काम करते थे उनको रिप्लेस किया जाता था बेटर ऑफिसर्स से। एज अ जनरल मोहम्मद घोरी नो मैच फॉर महमूद ऑफ गजनी, बट ही वॉज ऑल्सो नॉट एन ऑटोक्रेटिक, हाई हेडेड एंड सेल्फ विल्ड लीडर लाइक महमूद.
एज अ मिलिट्री जनरल महमूद ऑफ गजनी काफ़ी बेटर बताए जाते हैं मोहम्मद घोरी से, बट मोहम्मद घोरी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक ट्रायड्स थी जो कि महमूद ऑफ गजनी से बेटर थी, कि वो ऑटोक्रेटिक नहीं थे, वो एक डेमोक्रेटिक रूलर थे। जब उनके लोग उनसे हेल्प मांगते थे वो दे देते थे। हाई हेडेड एंड सेल्फ विल्डर्ड, मतलब खुद के लिए पॉम्पस नहीं थे जैसे कि महमूद ऑफ गजनी थे। मोहम्मद घोरी डिड नॉट इंस्पायर ऑ बट कॉन्फिडेंस अमंग हिज जनरल्स एंड एक्सट्रैक्टेड देयर कलेक्टिव विजडम इन द परस्यूट ऑफ हिज क्लियर कट इंपीरियलिस्टिक आइडल्स। मोहम्मद घोरी के जनरल उनसे डरते नहीं थे, महमूद के जनरल उनसे डरा करते थे और उनको एडवाइस नहीं करते थे। मोहम्मद घोरी के साथ ये केस नहीं था। उन्होंने जो है अपने जो जनरल्स हैं उनके भी आइडियाज़ को लिया और सबको यूज़ किया अपने प्रॉपर इंपीरियलिस्टिक आइडियल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ही गेव फुल क्रेडिट टू ल्यूटेनेंट्स फॉर द अकम्पलिशमेंट एंड डिड नॉट एक्लिप्स देयर स्टेटस बाय द इम्पोजिशन ऑफ हिज ओन पर्सनैलिटी कल्ट। अब महमूद ऑफ गजनी ने ना कोशिश की थी कि वो पर्सनैलिटी कल्ट उन्होंने बनाया, आइडल ब्रेकर और ये वो का, लेकिन मोहम्मद घोरी ने ऐसा नहीं किया। मोहम्मद घोरी के ल्यूटेनेंट्स ने जहां उन्हें हेल्प किया तो उन्होंने ल्यूटेनेंट्स को भी प्रेज किया, उनके चीज़ों को अपने पर्सनैलिटी से ढकने की कोशिश नहीं की। दिस वॉज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद घोरी विच ही हैड एक्वायर्ड एज अ सोशल हेरिटेज फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर घियासुद्दीन ऑफ घुर। और ये कैरेक्टर मोहम्मद घोरी ने अपने बड़े भाई घियासुद्दीन से एक्वायर किया था। विद नो मेल हेयर टू सक्सीड हिम, मोहम्मद घोरी डिड नॉट रिजर्व द फ्रूट्स ऑफ हिज अचीवमेंट फॉर रॉयल हाउस होल्ड एंड पर्सनल फेवरेट्स, but he shared these with all the nobles and slave officers who had played their role in carving out the घोरी empire। क्योंकि कोई भी मेल एयर नहीं था मोहम्मद घोरी का, कोई भी मेल डिसेंडेंट नहीं था, तो इन्होंने जो है रॉयल लोगों में नहीं बांटा, अपने फैमिली में नहीं बांटा अपनी एम्पायर को, इन्होंने जो है अपने स्लेव ऑफिसर्स को बांट दिया और जिन्होंने इनको हेल्प किया था कि वो एम्पायर बिल्ड कर पाएँ। तो वो ये एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही एक्सीलेंट एम्पायर बिल्डर थे। हियर वी हैव टू अग्री। अभी यहाँ पर टर्किश लोग सक्सेसफुल क्यों हुए इंडिया में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस वी हैव टू डिस्कस। सो आई थिंक वी शुड मेक अनदर वीडियो फॉर दिस। थैंक यू सो मच।